वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं हमारा इकोसिस्टम। अब हम इसके करने हमको PYQ डिस्कसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो जो टर्म इकोसिस्टम किसने दी थी, अब इसमें तुमने पढ़ा नहीं है, इसको याद ही कर सकते हो। AD टेंसले ने दी थी, पहले पढ़ते थे ये, और अब ये क्वेश्चन हटा दिया गया तो ये क्वेश्चन तुम ये चीज़ नहीं पढ़ पाए। इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्रॉपलैंड इकोसिस्टम का। अब क्रॉपलैंड इकोसिस्टम क्या था, क्या है वो एक आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, इंसान द्वारा बनाया गया है। तो इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होगी वहाँ पे कि वहाँ पे वीड्स नहीं मिलेंगे, वीड्स ऑब्वियसली होंगे। इकोलॉजिकल सक्सेशन मिलेगा वहाँ, नहीं मिलेगा। एब्सेंस ऑफ सॉइल ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेंगे, नहीं भाई खेत होता है तो सॉइल ऑर्गेनिज्म तो होते हैं वहाँ पे। तो ये भी गलत हो गई। क्या होगी, लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी। ये सही होगा कि वहाँ पे क्या होगी, लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी। क्यों होगी, क्योंकि वो मैन मेड है, नेचुरल नहीं है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है अलग अलग स्पीशीज़ का ऑक्यूपाई करती है अलग अलग लेवल को बायोटिक कम्युनिटी में, उसे क्या कहते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन। ये तो NCERT की लाइन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम। अब याद करो जो इकोसिस्टम है उसकी जो फंक्शनल यूनिट बनाने के लिए 4 कंपोनेंट्स थे। कौन कौन से 4 कंपोनेंट्स थे, सबसे पहले था वहाँ पे प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी के बाद था वहाँ पे डिकम्पोजिशन, सीक्वेंस में भी अलग हो जाए, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल। ये 4 क्या थे, कंपोनेंट थे हमारे इकोसिस्टम के, जो उसकी फंक्शनल यूनिट बना रहे थे। अब यहाँ पे देखो एनर्जी फ्लो भी है, प्रोडक्टिविटी भी है, डिकम्पोजिशन भी नहीं है। क्या नहीं है यहाँ, न्यूट्रिएंट साइकिल नहीं है, उसकी जगह क्या दिया गया, स्ट्रैटिफिकेशन। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, इसका आंसर चला जाएगा स्ट्रैटिफिकेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी। इनमें से कौन सा बायोलॉजिकल कम्युनिटी का कैरेक्टरिस्टिक है, स्ट्रैटिफिकेशन। क्योंकि नेटालिटी, सेक्सरेशन, मोर्टेलिटी किसके थे, हमारी पॉपुलेशन के। हमने लास्ट इसका जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, वहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस करी है। विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। सबसे ज़्यादा स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा होता है। अब देखो सबसे ज़्यादा स्टेबल इकोसिस्टम होता है ओशन। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूएशन में चीज़ें चलती रहती हैं, वहाँ पे कोई भी उनको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। जैसे कि लैंड अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाता है, और एक्वेटिक लाइफ प्रोटेक्टेड होती है एक्वस इन्वायरमेंट में। उसको ऐसे जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है कि पानी की सप्लाई हो जाए, खाने की कमी हो जाए, आग लग गई, ये सारी चीज़ें वहाँ पे कम ही डिस्टर्बेंसेस होते हैं, इसलिए सबसे स्टेबल इकोसिस्टम होता है ओशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इन्होंने कहा है कि GPP होता है, उसमें से R को अगर घटा दें हम इन द इक्वेशन GPP माइनस R इज इक्वल्स टू NPP, तो क्या होता है, R यहाँ पे रेस्पिरेटरी लॉस होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन्होंने कहा इन द इक्वेशन, इस इक्वेशन में फिर से R क्या है, रेस्पिरेटरी लॉस है। अब देखो GPP माइनस R इज इक्वल्स टू NPP। अगर तुम चलो कि जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है इकोसिस्टम की, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। तो इन्होंने कहा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमेशा कम होगी एज़ कम्पेयर टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नहीं भाई, ग्रॉस में तो तुम देखोगे, अगर तुम यहाँ से निकालने जाओ, इस इक्वेशन से वैल्यू निकालने जाओ किसकी, GPP की, तो क्या आ जाएगी, GPP इक्वल्स टू NPP नेट प्राइम प्रोडक्टिविटी प्लस R रेस्पिरेटरी लॉस। तो इसमें ये चीज़ तो ऐड हो रही है, तो हमेशा जो GPP होगा वो एन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से जो हमेशा ज़्यादा होगा। तो पहले में कह रहा है कि कम होगी, नहीं तो गलत हो गया। सेकंड में कहा है हमेशा ज़्यादा होगी, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर उसने कहा यहाँ पे सेम होगी, एक गलत बात है भाई, सेम तो नहीं हो सकती, कोई रिलेशन नहीं होता, ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसका आंसर जाएगा B, दैट इज़ की ग्रॉस प्राइम प्रोडक्टिविटी हमेशा ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ ट्रॉपिक लेवल एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड। वो मास, जो मास है लिविंग मटेरियल का एक पर्टिकुलर टाइम पे, उसे क्या कहा जाता है, ये NCERT की लाइन है, उसको स्टैंडिंग क्रॉप कहा जाता है। इन एन इकोसिस्टम द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज टर्म्ड एज। जितना रेट ऑफ प्रोडक्शन बनता है, ऑर्गेनिक मैटर बनता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे, उसको क्या कहा जाता है, टोटल की बात की जा रही है, अब जितना भी टोटल बनेगा, दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर। कौन बनाता है, ये भी हमने पढ़ा है, दैट इज कंज्यूमर, जो कंज्यूमर बनाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द रैबिट। अब देखो फिर से आ गया, रैबिट जो बनाएगा ग्रास लैंड में वो क्या होगा। अब रैबिट क्या है यहाँ पे, कंज्यूमर है, और जो कंज्यूमर से बनती है वो होती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। मास ऑफ लिविंग मैटर एट अ ट्रॉपिक लेवल इन एन एरिया एट एनी टाइम इज कॉल्ड। अब इसने कहा मास ऑफ लिविंग मैटर का, और कैसे, एक ट्रॉपिक लेवल पे और एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, उसको क्या कहा जाता है, सोचो, उसे स्टैंडिंग क्रॉप ही कहते हैं। अभी तो पढ़ा ऊपर, सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द बायोमास अवेलेबल फॉर द कंजम्पशन बाय द हर्बीवोर एंड द डिकम्पोजर
इज कॉल्ड। अब जो उनको कंजम्पशन के लिए, उनको यूज़ करने के लिए जो बचा है उसे क्या कहते हैं? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यही तो पढ़ा है, GPP, दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से R माइनस कर दो जो होता है रेस्पिरेटरी लॉस, तो उसे कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो अमाउंट है, वो बायोमास है जो हम कंज्यूमर्स के लिए बचा है अब हमको यूज़ करने के लिए। तो विच वन, अब जो इसका आंसर हो जाएगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम टाइप हैज़ द हाईएस्ट एनुअल नेट प्रोडक्टिविटी। अब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नेट एनुअल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसकी होगी? अब तुम इसको ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से रिलेट करो, जो चैप्टर था। सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट थे कौन से डाइवर्सिटी रिच थे? जहाँ डाइवर्सिटी रिच होगी वहाँ पे इकोसिस्टम का जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी वो भी ज़्यादा होगी, दैट इज़ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू हैव द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ GM। अब वही फिर से बायोमास का प्रोडक्शन कहाँ पे होगा, सबसे ज़्यादा कहाँ मिलने वाला है तुमको? तो मैक्सिमम क्या होती है? ग्रॉस प्रोडक्शन होती है जो टोटल बनता है, उससे कम नेट होता है, फिर नेट से कम सेकेंडरी होगा, फिर टर्शरी होगा। द रेट एट विच लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन द इकोसिस्टम, उसको क्या कहते हैं? कि जिस रेट से जो लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है तुम्हारी केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, बेसिकली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मतलब वहाँ पे ग्लूकोज बन रहा है, तो उस चीज़ को क्या कहेंगे? फिर से वही ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे उस चीज़ को। कितनी बार रिपीट हुआ है देखो, अब ये क्वेश्चन है कितना इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी फॉर्म में ये हमेशा पूछा ही जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैज़ द हाईएस्ट ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब फिर से वही आ गया, अब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसकी होगी? ना डाइवर्सिटी रिच होगा। डाइवर्सिटी रिच का क्या एग्जाम्पल है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। मैक्सिमम सोलर एनर्जी कौन ट्रैप करेगा? प्लांटिंग ट्रीज, कल्टिवेटिंग क्रॉप्स, ग्रोइंग एल्गी इन टैंक या ग्रोइंग ग्रासेस। कौन करने वाला है मैक्सिमम जो सोलर एनर्जी ट्रैप? कौन करेगा? सोचो तुम्हारे हिसाब से क्या करना चाहिए। देखो अब जो मैक्सिमम ग्रोइंग एनर्जी होती है ना वो एल्गी करेगी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी जो ट्रैप करेगी वो ग्रोइंग एल्गी करेगी। क्यों? देखो जो लाइट स्पेक्ट्रम ने पढ़ा है कि जो रेड और ब्लू लाइट होती है वो मोस्ट इफेक्टिव होती है फोटोसिंथेसिस कराने के लिए, तो वहाँ पे जो एल्गीज होती है ना वो मोस्ट इफेक्टिवली काम करती हैं, दैट इज़ रेड एंड ब्लू लाइट में। तो इसलिए सबसे ज़्यादा कौन करेंगी? ग्रोइंग एल्गी। और काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चंस नहीं आते लेकिन फिर भी तो अपना कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा सकते हो। अ वेरी एफिशिएंट कन्वर्टर ऑफ सोलर एनर्जी विद नेट प्रोडक्टिविटी 204 kg per मीटर स्क्वायर और मोर इज़ द क्रॉप। अब फिर से कि देखो अब इसमें दिमाग ही लगा सकते हैं, तुम ऐसे हर एक की तो याद करके नहीं बैठोगे। वीट है, राइस है, बाजरा है, तो किसकी सबसे ज़्यादा हो सकती है? शुगर कंटेंट तो में सबसे ज़्यादा कहाँ मिलने वाला है? शुगर केन में मिलने वाला है सबसे ज़्यादा, वहाँ पे बनेगा कार्बोहाइड्रेट, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इसी की होगी, शुगर केन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट्स, अब दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। डिकम्पोजिशन, अब ये देखो ये NCERT का बिल्कुल है और 2022 का क्वेश्चन है, ये रिसेंट क्वेश्चन है कि जो डिकम्पोजिशन होता है वो प्रोसेस होता है जहाँ पे डेट्राइटस इज डिग्रेडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय द माइक्रोब्स। जो डिग्रेडेड है, जो डेट्रीवोर होते हैं, डिकम्पोजिशन होता है वहाँ पे डेट्राइटस डिग्रेड होता है सिंपल सब्सटेंस में माइक्रोब्स के द्वारा। फिर सेकेंड स्टेटमेंट पूछी गई है कि जो डिकम्पोजिशन है वो फास्टर होगा अगर डेट्राइटस रिच हो लिग्निन में और काइटिन में। नहीं, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है लेकिन ये गलत है। डेट्राइटस जब रिच होता है लिग्निन और काइटिन में तो डिकम्पोजिशन कैसे होता है? स्लो होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी, तो इसका आंसर क्या बनेगा? दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है? नहीं, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। नहीं, पहली सही है दूसरी गलत है। हाँ, तो इसका आंसर जाएगा थर्ड ऑप्शन, दैट इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमें। डेट्रीवोर ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल, दिस प्रोसेस। अब डेट्रीवोर जो है सिर्फ डेट्राइटस को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ रहा है, वहाँ पे उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं हो रही है। मैंने बहुत अच्छे से समझा है, सिर्फ तोड़ना है दैट इज़ फ्रेगमेंटेशन। जब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी दैट इज़ कैटाबॉलिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड। इनमें से कौन सा प्रोसेस करेक्टली डिस्क्राइब किया गया है? कैटाबॉलिज्म लास्ट स्टेप होता है डिकम्पोजिशन का अंडर एनारोबिक कंडीशंस। नहीं भाई, लास्ट स्टेप तो नहीं होता। हमें क्या बताना है? करेक्टली बिल्कुल सही कौन सा है। लीचिंग क्या होता है? वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट राइज हो जाते हैं। नहीं भाई, हम तो ये पढ़ा है नीचे चले जाते हैं एकदम अनप्रेसिपिटेट सॉल्ट के फॉर्म में गायब भी हो जाते हैं।
फिर सी दैट इज़ फ्रेगमेंटेशन कैरिड आउट बाय द ऑर्गेनिज्म सच एस अर्थवॉर्म। ये बिल्कुल ठीक है, हाँ भाई फ्रेगमेंटेशन ऑर्गेनिज्म कराते हैं जैसे कि अर्थवॉर्म। फिर डी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं कि ह्यूमिनिफिकेशन क्या है, लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड सब्सटेंस ह्यूमस विच अंडरगो माइक्रोबल एक्टिवेशन एट वेरी फास्ट रेट। पूरा सही है, लेकिन कहाँ गलत कर दिया लाइन आके, यहाँ पे फास्ट रेट पे नहीं जाती है, बहुत स्लो रेट पे उसका क्या होता है, वहाँ पे माइक्रोब द्वारा उस पर एक्शन होता है। तो बेसिकली इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है हमारी सी, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा सी। देखो डिकम्पोजिशन क्या प्रोसेस था, जहाँ पे डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन करते थे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को छोटे छोटे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट, ये पूरी एनसीईआरटी की लाइन में पढ़ा है। अब जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या क्या थे डिकम्पोजिशन के, फ्रेगमेंटेशन था, लीचिंग था, कैटाबॉलिज्म था, ह्यूमिनिफिकेशन था, मिनरलाइजेशन था, ये सारी चीज़ें थे। और हमने पढ़ा था डेट्रीवोर का एग्जांपल अर्थवॉर्म में, जो छोटे जो ब्रेक डाउन करता है डेट्राइटिस, मतलब डेड एंड डिकेइंग मैटर को छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और इसी प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन कहा था, जब छोटे छोटे टुकड़ों में काट देगा। फिर लीचिंग होगी, उसमें वाटर सॉल्युबल जितने भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट थे वो अंदर चले जाते थे सॉइल के नीचे बिल्कुल, और कैसे चले जाते थे, प्रेसिपिटेट हो जाते थे अनअवेलेबल सॉल्ट्स की फॉर्म में। फिर जो बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम थे वो डिग्रेड करते थे डेट्राइटिस को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इस प्रोसेस को क्या कहते थे, कैटाबॉलिज्म, क्योंकि अब यहाँ क्या चेंज हो रही है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। फिर ह्यूमिनिफिकेशन था, मिनरलाइजेशन था, तो ऐसे करके पूरा प्रोसेस यहाँ पे हमारा हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 क्वेश्चन, ब्रेक डाउन ऑफ डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल बाय द अर्थवॉर्म। वही अब देखो ब्रेक डाउन छोटे टुकड़ों में टूट रहा है, तो दैट इज फ्रेगमेंटेशन। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, हमारा सेकेंड ऑप्शन, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। द स्लो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ फॉलन लॉग्स इन नेचर इज़ ड्यू टू। अब फॉलन लॉग जैसे जो लकड़ी के टुकड़े ये सब चीज़ें हो जाती हैं, तो इनका स्लो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन क्यों होता है, तो इसका रीज़न क्या होगा, कि वहाँ पे एनारोबिक इन्वायरमेंट है उनके आसपास, या उनके पास लो सेल्यूलोज का कंटेंट है, लो मॉइस्चर कंटेंट है वहाँ पे। एक सेकेंड, तो हम कौन से क्वेश्चन पे 26, कि जो स्लो रेट होता है डिकम्पोजिशन का फॉलन लॉग्स का वो क्यों होगा। अब कंडीशंस याद करो कि डिकम्पोजिशन फास्ट कब होता था और स्लो कब होता था। अगर जो हमारा डेट्राइटस है वो अगर रिच है लिग्निन और काइटिन में तो डिकम्पोजिशन स्लो होगा, अगर वो रिच होगा नाइट्रोजन और वाटर में तो डिकम्पोजिशन फास्ट होगा। तो अब इसने पूछा यहाँ पे स्लो रेट क्यों होता है, क्योंकि एनारोबिक इन्वायरमेंट है इसलिए वो ऐसा होता है। तो ये तो गलत बात है, डिकम्पोजिशन तभी होगा जब एरोबिक कंडीशन होगी, तो पूरी बात ही गलत कर दे रहा है। लो सेल्यूलोज कंटेंट है, ये भी गलत हो गया। लो मॉइस्चर कंटेंट है वहाँ पे, या फिर पुअर नाइट्रोजन कंटेंट है। देखो अब इसका आंसर क्या जाएगा, जहाँ पे क्या हो पुअर नाइट्रोजन कंटेंट, क्योंकि हमने पढ़ा है कि क्या होना चाहिए वहाँ पे, काइटिन और लिग्निन में रिच होगा तो स्लो होगा, वाटर और नाइट्रोजन रिच होगा तो फास्ट होगा, तो स्लो हो रहा है तो वहाँ पे नाइट्रोजन की कमी है। अब बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि लो मॉइस्चर कंटेंट तो है, तो मॉइस्चर इन्वायरमेंट वहाँ पे फेवर करता है डिकम्पोजिशन को, और यहाँ कह रहे हैं लो, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए इसका रीज़न जाएगा पुअर नाइट्रोजन कंटेंट है वहाँ पे। इसलिए प्लांट डिकम्पोजर्स आर, प्लांट के डिकम्पोजर्स कौन कौन है, प्लांट के डिकम्पोजर्स है मोनेरा एंड फंजाई। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ नेचर स्केवेंजर, नेचर के स्केवेंजर्स का काम कौन करते हैं, नेचर के स्केवेंजर का काम करते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इफ़ वी कम्प्लीटली रिमूव द डिकम्पोजर्स फ्रॉम द इकोसिस्टम इट्स फंक्शनिंग विल बी एडवर्सली अफेक्टेड बिकॉज। अब तुम अगर डिकम्पोजर्स को पूरा ही हटा दो इन्वायरमेंट से तो उसका असर क्या पड़ने वाला है। बेसिकली डिकम्पोजर्स क्या है, सेप्रोट्रॉप्स हैं जो डिकम्पोज कर रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर को, और इनकी क्या है मिनरलाइज, इनकी वजह से मिनरल्स बनते हैं, सारी चीज़ें बनते हैं। तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, जो मिनरल का मूवमेंट होगा वो पूरा टूट जाएगा, पूरा ब्लॉक हो जाएगा। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन हाई होगा, नहीं भाई जब तुमने डिकम्पोजिशन हटा दी तो कैसे जाएगा, एनर्जी फ्लो ब्लॉक हो जाएगी। वो तो कंज्यूमर चल रही होगी, ग्रेजिंग फूड चलेगी तो जैसे तैसे हो रही होगी, हर्बीवोर रिसीव नहीं कर पाएंगे। सुना जी हर्बीवोर तो भाई सीधा प्लांट को खाते हो तो खा लेगा, उसे एनर्जी भी मिलेगी। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, जो मिनरल मूवमेंट हो जाएगा वो ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि जब डिकम्पोजिशन होता है तो यही रिस्पॉन्सिबल होता है मिनरलाइजेशन के लिए भी, इन्हीं की वजह से मिनरल बनते हैं, क्योंकि हमने प्रोसेस पढ़ा है डिकम्पोजिशन के 5 स्टेप्स के थ्रू होता था। नेक्स्ट चलते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, डेट्रीवोर परफॉर्म करते हैं फ्रेगमेंटेशन,
द ह्यूमस इज़ द फर्दर डिग्रेडेड बाय द सम माइक्रोब ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन. ह्यूमस फर्दर डिग्रेड होती है जब मिनरलाइजेशन होता है. तो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन इनटू द सॉइल एंड गेट प्रेसिपिटेटेड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड लीचिंग. तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है हमारी? अभी हमें ये मार्क करते हुए चलना है. तो पहली भी सही है, अभी दूसरी भी सही है और तीसरी भी सही है. तीनों स्टेटमेंट अभी तक सही है. डेट्राइटस फूड चेन बिगिन होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में. नहीं भाई, तो गलत है. डेड से होती है. अर्थवर्म ब्रेक डाउन करता है डेट्राइटिस को छोटे छोटे पार्टिकल में. वो कैटाबॉलिज्म होता है. नहीं, इतनी बार पढ़ चुके हैं. वो फ्रेगमेंटेशन होता है. तो कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हो इसमें? ए, बी एंड सी. तो इसका ऑप्शन क्या चल जाएगा हमारा? सी ऑप्शन. दैट इज ए, बी, सी ओनली आर द करेक्ट आंसर. द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ द डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट. अब ये डीप सी थर्मल हाइड्रो वेंट आ गया. तो पूछ रहे हैं यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन होंगे. तो क्या होना चाहिए? ग्रीन एल्गी, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी या कोरल रीफ्स. तो बेसिकली जो हाइड्रोथर्मल वेंट और जो क्रैक क्या होते हैं, बेसिकली क्रैक होते हैं ओशन में. हाइड्रोथर्मल वेंट्स का मतलब ही होता है जो ओशंस हैं, ओशन के अंदर क्रैक मिलते हैं उनको कहा जाता है. ठीक है. तो उसके अंदर से बहुत ज़्यादा हॉट वाटर लोडेड मिनरल्स ये सारी चीज़ें निकलते हैं. वहाँ पे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज मिलते हैं. तो क्वेश्चन पूछा गया है डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स के जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन होंगे. फिर इसका आंसर जाएगा कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, क्योंकि वहाँ पे यही पाए जाते हैं. मोस्ट एनिमल दैट लिव इन डीप ओशियनिक वाटर्स आर. जो कौन से एनिमल जो डीप ओशियनिक वाटर्स में रहते हैं वो क्या है, उनको कौन होते हैं वो? दीज आर डेट्राइटिवोर्स. उनको कहा जाता है डेट्राइटिवोर्स. डीप सी में जो पाए जाते हैं ना उनको बेंथॉन्स कहा जाता है बेसिकली. ठीक है. और उस जोन को कहा जाता है बेंथिक जोन. तो वहाँ पे कोई भी लाइट अवेलेबल नहीं होती इस जोन पे सी के. जो एनर्जी सोर्स होते हैं ना डीप बेंथिक इकोसिस्टम के लिए, वहाँ पे उनका ऑर्गेनिक मैटर ही होता है जो भी वहाँ पे इकट्ठा होता जाता है. और उसी अब ऑर्गेनिक मैटर पे कौन फीड करता है? डेड एंड डिगिंग मैटर सब पे कौन फीड करते हैं? डेट्राइटिवोर फीड करते हैं. तो इसलिए जो एनिमल मिलते हैं बिल्कुल डीप ओशनिक वाटर में वो डेट्राइटिवोर्स होते हैं. समझे? नेक्स्ट पे चलते हैं. अगर 20 जूल एनर्जी ट्रैप हुई है प्रोड्यूसर लेवल पे तो कितनी एनर्जी जाने वाली है पीकॉक पे एज इन द फॉलोइंग फूड चेन. नीचे फूड चेन दी गई है तो बताओ इस पे कितनी थी? 20 जूल. 20 जूल से पीकॉक पे कितनी जाएगी? तो हमने पढ़ा है हमेशा 10% लॉ होता है. जितनी होती है उसका 10% आगे जाता है. तो इसमें अगले में कितनी जाएगी? ऐसे ऐसे हमें इसमें पूरी निकालनी पड़ेगी. तो अगर प्लांट ने 20 करी है तो अगले पे कितने जाने वाली है? इसका 10%. मतलब यहाँ पे माइस के पास कितनी जाने वाली है? 2 जूल जाएगी. फिर अगला स्नेक, अब इसका 10% कितना जाएगा स्नेक के पास? दैट इज़ 0.2 जूल जाएगी. फिर इसका 10% कितना जाएगा? दैट इज़ 0.02. तो कितना जाएगा? 0.02 जूल जाएगी पीकॉक के पास. ऐसे ही करते हैं. अगर जैसे नहीं पता कि 10% वाला कैसे करते हैं तो देख लो जैसे मैंने करा है. 20 जूल था उसको 10 से डिवाइड कर दिया तो उसका 10% आगे गया. फिर जो आया फिर उसको 10 से डिवाइड करा फिर उसका 10% गया. फिर जो आया फिर उसको 10 से डिवाइड करा उसका 10% गया. तो आंसर एकदम ध्यान से देखना. ये नहीं इसमें बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं. तो इसका आंसर क्या जाएगा? दैट इज़ 0.02 जूल. दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कंज्यूमर इन मेज फील्ड इकोसिस्टम. प्राइमरी कंज्यूमर कौन होगा मेज फील्ड इकोसिस्टम में? तो यहाँ पे जो कंज्यूमर होते हैं वो होते हैं ग्रास हॉपर्स. बेसिकली प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर ऑर्गेनिज्म होगा. अब फाइटोप्लैंक्टन तो खुद प्रोड्यूसर है. वॉल्फ तो हर्बीवोर है नहीं, लॉयन भी हर्बीवोर नहीं है. तो आंसर क्या आ जाएगा? ग्रास हॉपर जाएगा. यहाँ पे अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करने में. जब मैन ईट कर रहा है फिश को और फिश फीड करिए जू प्लैंक्टन पे तो विच हैव ईटन स्मॉल प्लांट्स. तो प्रोड्यूसर्स कौन हुए इस चीन्स? तो साफ सी बात है इस चीन में प्रोड्यूसर कौन होंगे? स्मॉल प्लांट्स होंगे. आइडेंटिफाई द पॉसिबल लिंक ए. अब पहचानो कि पॉसिबल लिंक ए क्या हो सकता है. प्लांट है, प्लांट को इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को फ्रॉग ने खाया. अब फ्रॉग को कौन खाएगा? वॉल्फ खाएगा, कोबरा खाएगा, पैरट खाएगा. देखो पैरट तो नहीं खाएगा फ्रॉग को. कभी सुना है कि भाई उसने खा लिया हो पैरट ने? रैबिट खाएगा कभी? रैबिट तो वो खाता है गाजर, बेचारा क्यूट सा हर्बीवोर सा. नेक्स्ट की तरफ वॉल्फ क्या है? सबसे टॉप पे है. ठीक है. तो ये तो यहाँ नहीं आ सकता एक ही जगह पे. तो कौन खाएगा उसको? कोबरा. अब नाउ आइडेंटिफाई द लाइकली ऑर्गेनिज्म. इसमें भी वही करना है तुमको अपना दिमाग यूज़ करते हुए ऑर्गेनिज्म पहचानने की कौन सा यहाँ ऑर्गेनिज्म आ जाएगा. तो इसको खुद से सॉल्व कर लेना. अगर नहीं होगा तो मुझे बता देना. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ऑफ द टोटल इंसिडेंट टोटल रेडिएशन. अब ये तो एनसीईआरटी की पूरी लाइन है कि जितनी टोटल रेडिएशन पड़ती है उसमें से कितना पार्ट पीएआर में जाता है.
मोर देन 80%, अभी हमने पढ़ा था लेस देन 50, जो 50% है उससे भी कम जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल, ये तो एग्जाम्पल ही दिया एनसीईआरटी में स्पैरो कि एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल ऑक्यूपाई कर ले, तो ये लिमिटेशंस में पढ़ा था हमने लास्ट लाइन में, और उसके एग्जाम्पल भी क्या थे, स्पैरो। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई मोर देन, फिर से वही आ गया, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल ऑक्यूपाई कर सकता है, कहाँ पे, पॉन्ड इकोसिस्टम में। अब फिर से अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत है यहाँ पे, पॉन्ड इकोसिस्टम में कौन आ सकता है, फिश, इसका आंसर क्या जाएगा, फिश। देखो अब जो एक सिंगल स्पीशीज़ होती है ना, वो एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल ऑक्यूपाई कर सकती है, तो पॉन्ड में ऐसे इसका एग्जांपल है फिश। जो स्मॉल फिशेज़ हैं वो सेकेंडरी कंज्यूमर का भी काम कर सकती हैं कि वो प्राइमरी कंज्यूमर पे फीड कर रही हैं, और जो लार्ज फिशेज़ हैं वो टर्शरी कंज्यूमर का काम कर रही है। अब यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया कि वो छोटी फ़िश की बात कर रहा है, बड़ी फ़िश की बात कर रहा है, तो उस हिसाब से आंसर जाएगा हमारा फिश। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसिडरिंग द फूड चेन्स, अब ये सारे स्टेटमेंट कंसिडर करते हुए फूड चेन पे चलो आगे कि क्या क्या होगा। रिमूवल ऑफ 80% टाइगर फ्रॉम एन एरिया रिजल्टेड इन ग्रेटली इंक्रीज ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन, अगर तुम 80% टाइगर्स को हटा दो, क्या वहाँ पे इससे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगी ग्रोथ, वेजिटेशन बढ़ जाएगी। रिमूवल ऑफ मोस्ट ऑफ द कार्निवोर रिजल्टेड एन इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ द डियर्स, अगर तुम कार्निवोर हटा दो तो वहाँ पे पॉपुलेशन डियर्स की बढ़ जाएगी। हमें यहाँ पे ये चेन पढ़ते हो, उसके बाद हमें सेलेक्ट करने की कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट होगी। फिर जो लेंथ होती है फूड चेन की जनरली लिमिटेड होती है 3-4 ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी लॉस की वजह से। जो लेंथ है फूड चेन की वो वेरी करती है 2 to 8 ट्रॉपिक लेवल्स, ये तो साफ सी बात है, 2 से 8 तक कभी नहीं जाती, हमेशा 3 से 4 में ही चलती है। फिर हम चले क्या, उसने बोला अगर तुम 80% टाइगर को हटा दो एक एरिया से तो वहाँ पे वेजिटेशन बढ़ जाएगा, या अगर तुम मोस्ट ऑफ द कार्निवोर्स को हटा दो तो वहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ डियर्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब सोचो तुम्हारे हिसाब से इसका आंसर क्या जाना चाहिए, कि देखो अगर तुम 80% टाइगर हटा रहे हो दैट इज़ टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है, तो क्या होगा वहाँ पे वेजिटेशन जो होने वाली है कम हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं, क्योंकि अब टाइगर वहाँ पे नहीं है, और क्योंकि वहाँ पे नंबर बढ़ गया प्राइमरी कंज्यूमर पे फीड करने के लिए, ग्रीन प्लांट्स के लिए, तो वहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत बैठती है, तो वहाँ पे उनका बढ़ेगा नहीं, घट जाएगा। अगर तुम ज़्यादा कार्निवोर्स को हटा दो, हाँ कार्निवोर्स को हटा दिया तुमने, तो वहाँ क्या बढ़ जाएगी, डियर्स की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि उनका अब कोई प्रेडेटर है ही नहीं, उनका कोई शिकारी है ही नहीं जो उनको नुकसान पहुंचाए, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फूड चेन वाली ये भी करेक्ट है, तो इसका आंसर जाएगा हमारा बी एंड सी, डेट इज सी ऑप्शन। तो बी और सी जो है स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। बैम्बू प्लांट इज ग्रोइंग इन अ फायर फॉरेस्ट देन व्हाट विल बी द ट्रॉपिक लेवल ऑफ इट, जो बैम्बू प्लांट है वो ग्रो कर रहा है तो उसका ट्रॉपिक लेवल क्या होगा। अब प्लांट है तो प्लांट का क्या होगा, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ही होगा, प्रोड्यूसर होगा। विच इज़ द रीज़न फॉर द हायर बायोमास इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम में ज़्यादा बायोमास का रीज़न क्या होता है, बेसिकली वहाँ पे रीज़न होता है बेंथिक और ब्राउन एल्गी। अभी हमने पढ़ा था बेंथिक जोन होता है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे क्या होते हैं, नीचे जो मिलने वाले होते हैं वो ज़्यादा डेट्राइटस होते हैं, डेट्रीवोर्स होते हैं, और हमने पढ़ा है जो मैक्सिमम एनर्जी जो है, मैक्सिमम जो प्रोडक्टिविटी है वो डेट्राइटस फूड चेन से आती है। तो क्या हाईएस्ट बायोमास का, कि वो बेंथिक और ब्राउन एल्गी। एनर्जी ट्रांसफ़र एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे कितना जाती है, 1% लॉ फॉलो करती है, 20%, 2%, 10%, तो कौन सा लॉ फॉलो करती है, 10% लॉ। इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम सच एज फॉरेस्ट मैक्सिमम एनर्जी इन विच ट्रॉपिक लेवल, अब फॉरेस्ट की बात की गई है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है तो मैक्सिमम एनर्जी तो सबसे पहले हमेशा प्रोड्यूसर लेवल पे मिलती है, और जो प्रोड्यूसर लेवल होता है वो हमारा पहला ट्रॉपिक लेवल होता है, तो इसका आंसर जाएगा T1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द 10% एनर्जी ट्रांसफ़र लॉ ऑफ फूड चेन वॉज गिवन बाय, किसने दिया था 10% एनर्जी लॉ का, ये दिया था लिंडमैन ने। इन अ बायोटिक कम्युनिटी जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो क्या होते हैं, बायोटिक कम्युनिटी आ गया, बायोटिक कम्युनिटी प्राइमरी कंज्यूमर कौन होगा, हर्बीवोर्स होंगे भाई, साफ सी बात है, पेड़ों पे वही खाते हैं खाना, तो पेड़ पे जो फीड करते हैं उनको हर्बीवोर कहा जाता है। द डोमिनेंट सेकेंड ट्रॉपिक लेवल इन अ लेक इकोसिस्टम, जो डोमिनेंट सेकेंड ट्रॉपिक लेवल कौन होगा इकोसिस्टम में, जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है वो तो फाइटोप्लैंक्टन्स होने वाला है, सेकेंड कौन होता है, ज़ूप्लैंक्टन्स होता है, हमने एग्जाम्पल में भी पढ़ा है। फूड चेन इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड फाउंड बाय द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इज, फूड चेन जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन करते हैं फूड फाउंड बाय द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स द्वारा फूड बनाया गया है जब उसको ब्रेक डाउन किया जाता है तो उस फूड चेन को क्या कहा जाता है। अब देखो उन्होंने कहा कि जो खाना बनाया प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ने,
तो अब उस फूड चेन को जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब कौन आ गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए तो क्या आ जाएगी, वो डेट्राइटस फूड चेन आ जाएगी। तो इसका आंसर जाएगा डेट्राइटस फूड चेन। पिक अप द करेक्ट फूड चेन। करेक्ट फूड चेन तुम्हारे हिसाब से क्या होनी चाहिए, ग्रास, ग्रास को कैमिलियन ने खाया, कैमिलियन गिरगिट ने, गिरगिट को फिर इंसेक्ट खाएगा, नहीं। ग्रास को फॉक्स खाएगी, नहीं भाई। फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, फिश, ये तो कुछ सही भी लग रही है। फॉलन लीव्स को बैक्टीरिया खाएगा, बैक्टीरिया को इंसेक्ट लार्वा, नहीं। तो करेक्ट क्या है इसमें से, डेट इज फाइटोप्लैंक्टन एंड जू प्लैंक्टन। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, 50 तक क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे इसके क्वेश्चंस, और इसको दोबारा सॉल्व कर लेना। कोई डाउट आए और मैंने एक क्वेश्चन तुम लोगों के लिए छोड़ा है, उसको खुद से सॉल्व करना। अगर नहीं समझ आता तो बता देना, मैं उसको बता दूंगी, सॉल्व करवा दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।